हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 70 to 80, जिसमें ये कहा गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी हानियों का समायोजन तथा उन्हें आगे ले जाना। जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, हानियों का समायोजन, कि जो कोई भी हानि हो गई है तो उसका समायोजित कैसे करें कि टैक्स को समय पर चुकाया जा सके, या फिर ऐसी क्या व्यवस्था हो कि उन्हें आगे ले जाया जाए। अब उन्हें आगे ले जाने का अर्थ है इस वर्ष में अगर हानि हो गई है और टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल में आगे ले जाकर उसको टैक्स पे किया जा सके। ये सेक्शन 70 to 80 में बताया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 70 ये कहता है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी आय के शीर्षक के अंतर्गत आने वाले एक या अधिक जो सोर्सेज या स्रोतों से होने वाले हानि होती है तो उनकी पूर्ति उसी शीर्षक की किसी अन्य स्रोत की आय से की जा सकती है। यानी कि जो हेड है उसी हेड में से किसी दूसरे हेड में उसकी हानियों की पूर्ति की जाए। जैसे कि इसके अतिरिक्त ये भी है कि सेक्शन 74 के अनुसार, जो अभी आप आगे देखेंगे, अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत आने वाले कुछ स्रोतों की हानियों की पूर्ति उन्हीं स्रोतों की आय से की जा सकती है। जैसे कि लॉटरी, शब्द पहेली, दौड़, ताश के खेल, किसी प्रकार का अन्य खेल, किसी प्रकार की अन्य प्रकृति की जुआ या शर्तें, इन स्रोतों से अलग अलग स्रोत माना गया है। फिर इस कारण से इनमें से किसी भी स्रोत का हानि की पूर्ति उसी स्रोत के लाभों से की जा सकती है। इस प्रकार ताश के खेल की हानि पूर्ति घुड़दौड़ से प्राप्त लाभों से नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ ये है कि जो जिस हेड में हानि हुई है वो उसी किसी दूसरे हेड से उसकी हानियों की पूर्ति की जाएगी, किसी दूसरे तरीके से नहीं की जाएगी। फिर एक ही शीर्षक के अंतर्गत आने वाले एक स्रोत से होने वाली हानि को दूसरे स्रोत से प्राप्त लाभ की समायोजित किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन 70 कह रही है कि, तो यहाँ सेक्शन 70 ये कहना चाह रही है कि किसी एक निर्धारण वर्ष में किसी आय के शीर्षक के अंतर्गत आने वाले किसी एक या एक से अधिक आय या साधन, जो कोई भी स्रोत जो है उससे हानि हुई है तो उस हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के किसी अन्य सोर्स से प्राप्त होने वाली आय से की जाएगी। परंतु इसके लिए भी कुछ अपवाद बता रखे हैं, और वो ये कहते हैं कि सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति केवल सट्टे से ही की जाएगी, किसी अन्य व्यापार से लाभ प्राप्त से की नहीं जा सकती। यदि हम यहाँ पे पूंजी लाभ की, कैपिटल गेन्स की बात करें तो पूंजी लाभ किसी शीर्षक से भिन्न किसी शीर्ष के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो सोर्सेज है उनकी हानि और लाभों का समायोजन या एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद उस शीर्ष के अंतर्गत हानि पाई जाती है और करदाता की पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कोई आय नहीं है तो उस शीर्षक की हानि की पूर्ति या समायोजन किसी अन्य शीर्षक की आय से किया जा सकता है। यदि करदाता की पूंजी लाभ यानी कि कैपिटल गेन्स शीर्षक के अंतर्गत आय है और उस हानि का समायोजन या पूर्ति अन्य शीर्षक के अंतर्गत की आय, जिसमें कैपिटल गेन शीर्ष के आय भी सम्मिलित है, से की जा सकती है। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत गणना पर हानि पाई जाती है तो उसकी पूर्ति अन्य शीर्षक के अंतर्गत की आय से नहीं की जाएगी। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो जहाँ पर जिसकी जैसी हानि होती है वो उसी हेड के किसी और वर्ग से की जाएगी, किसी दूसरे से नहीं की जाएगी। जैसे कैपिटल गेन से हुई है दीर्घकालीन कैपिटल गेन से, तो दूसरी तरीके से उस कैपिटल गेन से होने वाली आय से उसकी पूर्ति की जाएगी, लेकिन किसी और हेड से नहीं की जाएगी। जैसे हम बात करें अगर भवन संपत्ति से, तो भवन संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत किसी संपत्ति के संबंध में गणना पर अगर हानि हो गई तो उसका समायोजन या उसकी पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं की जाएगी। यदि भवन संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत गणना पर हानि पाई जाती है तो ऐसी दशा में विशिष्ट ऋण पर देय ब्याज से संबंधित हानि आगे ले जाकर इसी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। तो पंजीकृत फर्म और पंजीकृत फर्म के पंजीकरण फर्म की तरह ही कर निर्धारण किए जाएंगे, और उस दशा में यदि फर्म की हानि उसी फर्म के अन्य शीर्षक से की आय से समायोजित नहीं की जा सकती तो ऐसी हानि की भागीदार जो होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं, साझेदार, उनके बीच बांट दिया जाएगा और वे भागीदार अपने अन्य शीर्ष की आय से इस हानि की पूर्ति कर सकते हैं। फिर ये समायोजित इसी हिसाब से होगी कि जो जिस हेड में जैसे भी उनकी आय हानि हुई है तो उसी प्रकार से उनकी हानि को पूरा किया जाएगा।
उसी हेड में से हानियों की पूर्ति होगी, समायोजित किसी दूसरे हेड की हानि में पूर्ति नहीं की जा सकती। यहाँ पे हम सेक्शन 72 की यहाँ पे बात हम करेंगे। तो 72 ये कह रहा है कि यदि ऐसी कंपनी का कैरी फॉरवर्ड एंड दैट ऑफ बिजनेस लॉसेस के बारे में 72 ये कह रहा है कि यदि ऐसी कंपनी का जिसमें स्वामित्व में कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान या समुद्री जहाज है, किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन हो जाता है, और यदि केंद्रीय सरकार सेटिस्फाइड हो जाती है कि समामेलन जनसाधारण के हित में है और समामेलन से ठीक पहले पूर्ण सहयोगी कंपनी वित्तीय दृष्टि से अस्तित्व में रहने योग्य नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य ऐसी शर्तों की पूर्ति की गई है जो शर्त उस लिए निर्धारित की गई थी, तो इस धारा का लाभ ऐसे समामेलन तक सीमित किया जा सकता है जो पूर्ण संयोजकी कंपनी के व्यापार की पुनर्स्थापना और पुनर्गणना के लिए सुविधाजनक है। तो केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये घोषित कर सकती है कि पूर्ण संयोजी कंपनी की हानि और अशोधित मूल्यह्रास को सम्मिलित कंपनी की उस गत वर्ष की हानि और अशोधित मूल्यह्रास छूट माने जाए जिसमें ये समायोजित हुआ है, और ऐसी घोषणा के बाद आगे ले जाने का नियम उसी प्रकार लागू होगा जैसे ये हानि और अशोधित मूल्यह्रास छूट उस सम्मिलित कंपनी की हानि और अशोधित मूल्यह्रास छूट है वो, परंतु सम्मिलित कंपनी इस हानि के समायोजन या अशोधित मूल्यह्रास छूट का दावा तभी कर सकती है जबकि वह जिस कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे समायोजन या छूट का दावा किया जा रहा है उस कर निर्धारण वर्ष के सुसंगत वर्ष में पूर्ण संयोगी कंपनी का व्यापार सम्मिलित कंपनी द्वारा बगैर किसी संशोधन या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित संशोधन के साथ चलाया जा गए, और सम्मिलित कंपनी ने अपनी आय विवरणी के साथ विहित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी दाखिल कर दिया हो। पूर्ण संयोगी कंपनी के कारोबार की पुनर्स्थापना पुनर्गणना के लिए उपयुक्त कदम उठाया जा चुका हो तो ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस, तो बिजनेस लॉसेस को भी सेट ऑफ तभी क्या करवाया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड तभी कराया जाएगा जबकि वो किसी उसी तरीके की किसी हेड में हो तभी। सेक्शन 73 कहता है लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी कि सट्टे के व्यापार की हानियों को आगे ले जाना। अब सेक्शन 73 सट्टे की बात कर रहा है, ऐसी हानियों की को जो या ऐसे व्यापार की हानियों को सट्टे को किसी अन्य व्यापार के लाभ में समायोजित किया जा सकता है यदि उस कर निर्धारण वर्ष में सट्टे के अन्य व्यापार के लाभ की अपर्याप्तता के कारण समायोजित नहीं किया जा सकती है, तो उन्हें अगले वर्ष के किसी सट्टे के व्यापार के साथ समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा। इस प्रकार से हानियां तब तक आगे ले जाई जाएंगी जब तक पूर्ण समायोजित नहीं हो जाती, परंतु जिस कर निर्धारण वर्ष में यह हानियां हुई थी उसमें अधिक से अधिक अगले 8 वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाई जा सकती है, उससे अधिक की नहीं। यानी कितने टाइम तक आप आगे ले जा सकते हो, 8 वर्षों तक, इसके आगे नहीं। इस संबंध में जरूरी है कि जिस सट्टे के व्यापार की हानि को आगे ले जाना है वह व्यापार आगे के वर्ष में भी चलता रहे। निषेध वस्तुओं की सट्टेबाजी से उत्पन्न हानि को आगे के वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता। यानी कि ऐसा ना हो कि हमने ये सोचा कि अगले साल की हानियों में उसको समायोजित करके हम टैक्स पे कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि अगले साल वो व्यापारी बंद हो जाए। तो सट्टे के बारे में बात कही गई है कि अगले साल में भी उसको चलायमान रखना ही होगा। फिर सेक्शन 74 कह रहा है लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल्स के बारे में, कैपिटल गेन्स के लिए पूंजी हानियों को आगे ले जाना। सेक्शन 74 यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत गणना का शुद्ध करदाता को हानि है तो संपूर्ण हानि उस उपबंधों के उस प्रोविजंस के अंडर में रहते हुए आगे के कर निर्धारण वर्षों में ले जाने दी जाएगी, और आगे के कर निर्धारण वर्ष में पूंजी लाभ शीर्षक में आय होने पर उसे समायोजित किया जाएगा, और पूरी तरह समायोजित न होने पर समायोजित न हुई हानि उसमें आगे के कर निर्धारण वर्ष में ले जाने दी जाएगी। इसमें भी पूर्णतः समायोजित न होने पर पुनः इसमें आगे के कर निर्धारण वर्ष में समायोजन हेतु ले जाने दी जाएगी। यानी कि अगर हम बार बार ये देख रहे हैं कि हानियों को आगे ले जाना, अगर हानियों को आगे ले जाने के बावजूद भी कर पूरा नहीं होता है तो उसको और अगले आगे वर्ष में ले जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस धारा के ये जो सेक्शन 74 है इसके अंतर्गत हानि जिस पर कर निर्धारण वर्ष के लिए हानि की गणना पहली बार की गई है उसमें आगे के 8 कर निर्धारण वर्ष तक समायोजन हेतु ले जाने दी जाएगी, उससे अधिक की नहीं। फिर यहाँ पे सेक्शन 74 में ही घुड़दौड़ के बारे में बात कर रहा है कि घुड़दौड़ के घोड़े का स्वामी ऐसे घोड़े के रखरखाव से होने वाली हानि की पूर्ति आगे ले जाकर अगले साल या अगले सालों की घुड़दौड़ की आय से कर सकता है जिस कर निर्धारण वर्ष में वह हानि हुई थी उसके अगले 4 वर्षों तक की हानि आगे ले जाई जा सकती है। फिर सेक्शन 75 यहाँ पे ये कह रहा है
लॉसेस ऑफ फर्म्स यानी कि पंजीकृत फर्म की हानियों को आगे ले जाना। यदि किसी फर्म हुई पंजीकृत फर्म की हानि उसी कर निर्धारण वर्ष की फर्म की अन्य आय की पूरी नहीं हुई अपर्याप्तता के कारण समायोजित नहीं हो पाती है तो उस हानि को फर्म के भागीदारों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। वे यदि अन्य आय से समायोजित हो जाती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आय अपर्याप्त हो तो इस वर्ष के अगले वर्ष की आय से कर सकते हैं। यह हानि अधिक से अधिक 8 कर निर्धारण वर्ष तक आगे ले जाई जा सकती है, बशर्ते कि यह फर्म चालू रहे और भागीदारी उस फर्म का भागीदार बना रहे। पंजीकृत फर्म अपने हानि के समायोजन के लिए स्वयं आगे नहीं ले जा सकती, यानी कि जो रजिस्टर्ड है उनका तो पहले से सब कुछ तय होता है तो वो आगे नहीं ले जा सकते। आगे यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं सेक्शन 78 में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और ऑन सक्सेशन। व्यापार या पेशे के स्वामित्व में परिवर्तन की दशा में उनकी हानियों को आगे ले जाना। तब क्या होगा, तो सेक्शन 78 कह रही है यदि व्यापार या पेशे के स्वामित्व एक दूसरे के व्यक्ति के स्वामी में आ जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस व्यापार या पेशे से ऐसी हानि को उस समय हुई हानि जबकि वह व्यापार या पेशा व्यक्ति के स्वामित्व में था अगले वर्ष के लाभों से समायोजित केवल तभी ले जा सकता है जबकि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हुआ हो। यानी कि यहाँ सक्सेशन की बात कर दी गई है। कहने का मतलब ये है ऐसी हानियों को दूसरा व्यक्ति समायोजित हेतु आगे तभी ले जा सकता है जबकि वह ऐसे व्यापार या पेशे स्वामित्व को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अगर उत्तराधिकार में प्राप्त किया तो ही ले जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन के बाद फर्म हानि के उस हिस्से को आगे नहीं ले जा सकता जो उसके गत वर्ष में लाभ के हिस्से से अधिक है, तब नहीं ले जा सकता। स्पष्ट है कि फर्म मृतक भागीदार, अगर कोई ऐसा भागीदार था जो अब नहीं रहा तो मृतक भागीदार या अवकाश ग्रहण करने वाले भागीदार की हानि के हिस्से की पूर्ति का समायोजन के लिए आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि वो अब है नहीं। इसलिए तो यहाँ जब व्यापार का पेशे के स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित हो जाता है तो उक्त दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के स्वामित्व काल में हुई व्यापार या पेशे की हानियों को अपने भावी लाभों में समायोजित करने या पूर्ति करने के लिए निमित्त आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि वो तो पहले वाले व्यक्ति की, आप तो अपनी खुद की करेंगे, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि स्वामित्व का उक्त परिवर्तन उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हुआ हो तभी, अन्यथा नहीं। फिर यहाँ पे सेक्शन 79 कहता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ सर्टन कंपनीज। कुछ कंपनियों की दशा में हानियों को आगे ले जाना। यदि किसी ऐसी कंपनी के अंशों के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है जो कि एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता का सार्वजनिक हित है तो उस कंपनी को गत वर्ष पिछले साल की हानि को आगे ले जाकर तब तक समायोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि गत वर्ष के अंतिम दिन उस कंपनी के संपूर्ण मताधिकार का कम से कम 51% उन्हीं के पास ना हो जिसके पास कम से कम 51% मताधिकार हो उस गत वर्ष के अंतिम दिन था उसमें यह हानि हुई है। तो इस धारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जबकि गत वर्ष में उक्त मताधिकार में परिवर्तन अंशधारी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप या अंशधारी द्वारा अपने किसी संबंधी को अंशदान के रूप में अंतरित करने के कारण होता है, तभी, अन्यथा नहीं। फिर सेक्शन 80 इसमें लास्ट ही कह रहा है सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर लॉसेज, हानि की विवरणिका का दाखिल किया जाना। अब सबमिशन भी तो करेंगे रिटर्न को, तो सेक्शन 80 को प्रत्यक्ष कर वित्तीय संशोधन अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 89 से संशोधित किया गया। इसके अनुसार जब तक करदाता द्वारा सेक्शन 139 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत नियत समय में दाखिल की गई विवरणी के आधार पर हानि का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक इस हानि को समायोजन हेतु आगे नहीं ले जाया जा सकता। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब तक कि वो व्यक्ति सबमिशन नहीं करेगा रिटर्न का, जब तक विवरणी नहीं भरेगा तब तक हानियों को आगे ले जाने का इजाज़त नहीं दी जाएगी या इस तरह के कोई भी प्रोविज़न का वो लाभ नहीं उठा सकता। तो सेक्शन 18 पूरे सब चीज़ों को कवर करते हुए एक ही बात कहती है कि पहले तो उसको रिटर्न भरना होगा तभी उसको पता चलेगा कि मुझे हानि को आगे ले जाना है, गत वर्ष में लेके जाना है और इसके लिए मैं लायबल हूँ भी कि नहीं, कि मैं योग्य हूँ भी कि नहीं। तो ये सब तभी पता पड़ेगा जब वो सेक्शन 80 के अंतर्गत रिटर्न को फिल करेगा। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।